हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एल्गोरिदम्स के बारे में। एल्गोरिदम्स है क्या? अगर आपने सिंपल वर्ड सर्च किया यूट्यूब पे डीएसए ट्यूटोरियल्स, तो आपको बहुत सारे फ्री ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे एल्गोरिदम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन ये एल्गोरिदम्स पढ़ते हम पढ़ते क्यों है, और ये एल्गोरिदम्स का मीनिंग क्या है? क्यों इस एल्गोरिदम वर्ड ने इतनी हाइप क्रिएट किए हुए है, राइट? तो ये सब जानेंगे हम इस सीरीज में, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ ओनली एल्गोरिदम्स के बारे में, और हम देखेंगे कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इनफॉर्मली अगर मैं बोलूं तो अल्गोरिथम्स इज अ प्रोसीजर टू अचीव सर्टेन टास्क। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप्स प्रोसीजर है, एक एक ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ स्टेप्स है, जो अगर हम फॉलो करेंगे किसी इनपुट पे तो हमें कोई डिजायर्ड आउटपुट मिल सकता है। इनफॉर्मली अगर मैं बोलूं तो अल्गोरिथम इज अ वेल डिफाइंड कंसेप्चुअल प्रोसीजर दैट टेक सम वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यू एज एन इनपुट एंड प्रोड्यूस सम वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यूज एज एन आउटपुट इन फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। तो ये जो फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने एल्गोरिदम को कोई इनपुट दिया और लूप कभी खत्म ही ना हुई, राइट? हम लूप में हमने देखा है जावा में कि इनफाइनाइट लूप चली जाती है, तो हमारा टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो इस टाइप की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, जो भी हो वो फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में होना चाहिए। So, an algorithm is the sequence of conceptual steps that transform input into some output. ये कहना क्या चाहते हैं हम देखते हैं। तो मान लो कि यहाँ पे मैंने एक पेज लिया हुआ है और इस पेज पे मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं जो हमें परफॉर्म करने हैं अपने इनपुट पे। तो यहाँ पे मैंने एज एन इनपुट एक एरे दिया है। ये एरे है जिसमें रैंडमली मैंने कोई भी नंबर लिखा हुआ है, और ये एरे ऑफ साइज 100 है मान लो। तो ये हमारा इनपुट हो गया। अब इस इनपुट के देने से मतलब कि ये जो स्टेप्स है, अगर वो मैं इस एरे पे परफॉर्म करूंगी तो मुझे आउटपुट मिलेगा। मतलब मैंने ये स्टेप्स ऐसे ही लिखे हैं जिससे मुझे सिर्फ एक आउटपुट मिलेगा, और वो आउटपुट क्या होगा? मैक्सिमम। तो जो भी नंबर इस एरे में से मैक्सिमम है वो मुझे एज एन आउटपुट मिल जाता है। दूसरा एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दूं तो सपोज मान लो कि यहाँ पे मैंने वैल्यूज दिए है से 7 2 1 5 0 3। तो ये एरे की वैल्यू है, और ये एरे ऑफ साइज 6 है। मतलब कि ये एरे ऑफ साइज 6 है, और इससे मुझे आउटपुट क्या मिलता है? मतलब कि ये पर्टिकुलर मैंने एक दूसरा एल्गोरिदम, पहले जो था वो एल्गोरिदम 1 था, ये मैंने कोई एल्गोरिदम 2 लिखा हुआ है। वो मैंने कुछ इस तरह से लिखा है कि अगर ये स्टेप और ये प्रोसीजर मैं इस एरे पे परफॉर्म करूंगी तो मुझे आउटपुट मिलेगा 1 2 3, सॉरी यहाँ पे 0 भी आएगा, 0 1 2 3 5 एंड 7। मतलब कि मुझे ये सॉर्टेड ऑर्डर में मिलेगा। अब हो सकता है कि ये जो एल्गोरिदम मैंने लिखा है किसी और ने आके कोई और एल्गोरिदम लिख दिया, एल्गोरिदम से 3। हो सकता है ना कि एक ही काम है वो बहुत सारे तरीके से हो सकता है। मैं बहुत ही जनरल वे में ये एग्जांपल्स देती रहती हूँ कि किसी ने मुझे बोला कि मैगी बनाने के लिए एल्गोरिदम लिखो, तो आपका मेन आउटपुट क्या होना चाहिए? बाउल ऑफ मैगी, राइट? मतलब ये बहुत ही नीव एग्जांपल है, बाउल ऑफ मैगी आपका एक आउटपुट होना चाहिए। लेकिन कोई इंसान ऐसा होगा कि वो आएगा, वेसल लेगा, उसमें पानी डालेगा, पानी को बॉयल होने देगा, फिर मसाला डालेगा, मसाला अच्छे से मिक्स होने देगा, फिर मैगी के मतलब टुकड़े डालेगा उसमें, और स्टर करेगा, और एक मतलब एक बाउल में निकालेगा। कोई और बंदा आता है, वो क्या करता है? गैस चालू करे बिना बिना ही सारी चीजें एक वेसल में ले लेता है, सारा सारा कुछ ले लेता है, सिर्फ गैस को ऑन करता है, स्टर करता है, एंड मैगी तैयार हो जाती है। मतलब दोनों का आउटपुट है वो सेम है, लेकिन दोनों के जो प्रोसीजर फॉलो हुए वो डिफरेंट हो सकती है। तो यहाँ पे एक ही इनपुट का एक ही जो आउटपुट चाहिए, उसके लिए मैक्सिमम बहुत सारी मतलब अवेलेबल वेज है। तो उसमें से मुझे क्या चूज करना है? तो मतलब आप जो ये मतलब ये सब्जेक्ट को हम बोलते हैं डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। तो ये जो हम लिखते हैं कि ये प्रोसीजर फॉलो करो, इसको हम बोलेंगे डिजाइन। इसको बोलते हैं हमने एल्गोरिदम को डिजाइन किया। तो किसी ने इस तरह से डिजाइन किया, किसी ने इस तरह से डिजाइन किया, किसी ने इस तरह से डिजाइन किया। अब इसमें से मैं कौन सा चूज करूं कि जिससे मुझे मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, मतलब मोस्ट इफिशिएंट हो? वो वो कौन डिसाइड करेगा? एनालिसिस। मतलब कि इसका नाम होता है डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एन
अल्गोरिदम। तो हमें डिजाइन भी करना है और डिजाइन करने के बाद उसका एनालिसिस भी करना है कि ये मुझे अपना काम करके देगा तो कैसे करके देगा और कितने अलग अलग पॉसिबल वेज है जिसमें से ये मुझे अच्छा काम देने वाला, राइट। सो दिस इज नोन एज अल्गोरिदम और दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सब्जेक्ट। एंड हम एग्जाम्पल देखते हैं कि डे टू डे लाइफ में हम कौन कौन से टाइप के अल्गोरिथम्स देखते हैं। तो आपको पता है कि इंटरनेट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मुझे कुछ भी कंक्लूड करना है तो मैं कर सकती हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अमेज़न का डेटाबेस। मतलब कि अमेज़न के पास हजारों लाखों करोड़ों लोग को मतलब लाइक हजारों करोड़ में लोग है जो अमेज़न को यूज करते हैं, मिलियंस ऑफ लोग उसको यूज करते हैं। तो अमेज़न के पास डे टू डे लाइफ में किन लोगों ने क्या खरीदा, कौन सी एज ग्रुप में वो आते हैं, वो मेल है कि वो फीमेल है, उसके इंटरेस्ट क्या है, वो दिन में क्या खरीदता है, वो रात में क्या खरीदता है, वो सारी चीजें होती है अमेज़न के पास। उसके बेसिस पे ही वो आपको पर्टिकुलर आइटम सर्च करके देंगे। तो उसने ऐसा एल्गोरिदम बनाया हुआ है जिससे वो कस्टमर की परचेस हिस्ट्री के बेसिस पे उसको सजेशन दे सके, राइट। दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ तो वो है गूगल का पेज रैंक एल्गोरिदम। वो बहुत ही फेमस एल्गोरिदम है जिसके ऊपर बहुत ही सारी रिसर्च होती है। तो ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट पढ़ के आप गूगल के पेज रैंक एल्गोरिदम को समझ जाएंगे, लेकिन हाँ ये आपको एक बेस प्रोवाइड करेगा जिससे आप एल्गोरिदम टर्म को अच्छे से समझ पाओ, आप उसके बेसिक्स को अच्छे से समझ पाओ। तो गूगल का पेज रैंक एल्गोरिदम क्या है, तो जब भी आप किसी चीज को सर्च करते हैं, तो सपोज ये आपका ब्राउजर है और यहाँ पे गूगल में आपने कुछ भी चीज सर्च की, तो आपको जो लिंक्स प्रोवाइड होती है, जो पेजेस प्रोवाइड होते हैं, वो किस तरह से लिंक्ड है, वो किस तरह से आने चाहिए, वो किस तरह से सजेस्टेड होने चाहिए, वो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। तो वो कैसे वर्क करता है, वो गूगल के पेज रैंक एल्गोरिदम से के ऊपर काम करता है। इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूं तो डे टू डे लाइफ में आप सबने स्विगी जोमेटो तो किया ही होगा, फूड ऑर्डर, ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने के लिए। तो मान लो कि स्विगी जोमेटो के लिए आपके पास एक मतलब आपको चाइनीज खाना था या आपको पंजाबी क्यूजिन खाना था और आपके पास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स यहाँ पे है, राइट। और उसमें से आपने इस रेस्टोरेंट का खाना चूज किया है। अब इस रेस्टोरेंट के पास ये बंदा भी है, ये बंदा भी है, ये बंदा भी है, ये बंदा भी है, और किसी और आदमी ने इस रेस्टोरेंट से चूज किया। तो जोमेटो वाले को कैसे पता चलेगा कि देखो ये बंदा अगर यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे डिलीवर करने जाएगा, और मतलब जो रहते हैं, मतलब जो होम है वो कहीं यहाँ पे है। मैं जस्ट एक नीव एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे मैंने और कोई टेक्निकल चीज डिस्कस नहीं की है। और ये हमारे जोमेटो वाले भैया है, सारे के सारे जोमेटो वाले भैया है ये, राइट। और ये हमारा रेस्टोरेंट 1 है, ये हमारा रेस्टोरेंट 2 है, और ये कस्टमर है, ये कस्टमर 1 का होम है, ये कस्टमर 2 का होम है। इसने यहाँ से ऑर्डर किया है और इसने यहाँ से ऑर्डर किया है। तो अब इस सारे बंदे में से मुझे किसको रिक्वेस्ट भेजनी है कि भैया जाओ डिलीवर पार्टनर बनो और उसके घर पे जाओ, तो वो भी एक अल्गोरिदम ही है जो डिसाइड करता है कि इन चारों में से अगर ये बंदा एज अ डिलीवरी पार्टनर चूज हुआ है तो उसके लिए ये हाउस जो है वो भी नजदीक है और ये हाउस है वो भी नजदीक पड़ेगा, राइट। यहाँ पे मैंने जस्ट रैंडमली एक फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश की है। तो ये हो गया जोमेटो। आप सब नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखते हैं, राइट। नेटफ्लिक्स पे आप सीरीज देखते हो तो आपको पता है कि आपकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है वो एज पर योर इंटरेस्ट आपको सजेशन भी देते हैं। लाइक आपने कुछ देखा है, आपने फ्रेंड्स देखी और या आपने कुछ और सीरीज आप देखते हो और आपने वो कंप्लीट करनी कर दी है, और उसके बाद आपको जो सजेशन आते हैं वो बहुत ही मतलब फेमस एल्गोरिदम नेटफ्लिक्स यूज करता है कि जहां पे वो आपको फेवरेबल मतलब कि आप उसको वॉच करे बिना रह ही ना पाए, ऐसे ही चीज आपको सजेस्ट करता है। तो ये सारी चीजें जो है वो अल्गोरिदम ही डिसाइड करती है, और वो अल्गोरिदम हम कैसे लिखे उसके लिए हमें ये बेसिक्स पता होने चाहिए। तो आप देख लो, लिंक्डइन देख लो, आप फेसबुक देख लो, आप यूट्यूब देख लो, आप कोई भी चीज देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, इंस्टाग्राम की रील्स के बारे में देख लो, आप सारी चीजें देख लो। तो ये आजकल जो भी ट्रेंड है वो सारी चीज एक अच्छे एल्गोरिदम पे काम करती है, राइट। तो अल्गोरिदम इज ऑल अबाउट दिस, जो आपको अलग अलग टास्क प्रोवाइड करता है, मतलब एक प्रोसीजर देता है कि जिसके थ्रू आप कोई डिजायर रिजल्ट अक्वायर कर सको। नाउ व्हाट इज माय क्वेश्चन टू यू, कि अगर मैं बोल दूं कि आपके पास इनफाइनाइट मेमोरी है, आपके पास इनफाइनाइट मेमोरी, आपको जितना चाहे वो यूज कर सकते हो, और आपके पास इनफाइनाइट टाइम है,
मतलब कि कंप्यूटर्स आर इनफाइनाइटली फास्ट, सुपर फास्ट कंप्यूटर्स है और आपके पास इनफाइनाइट मेमोरी है, तो क्या आपको एल्गोरिदम सीखने पड़ेंगे? क्योंकि बेसिकली आप एल्गोरिदम क्यों सीखते हो? क्योंकि आपके टाइम बच जाए, आपकी स्पेस बच जाए, राइट? बहुत ही टेक्निकल वर्ड में अगर बात करूं तो हम एल्गोरिदम में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं, जो मैं आगे बोलने वाली हूँ। तो ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर मैं बोल दूं कि आपके पास इनफाइनाइटली फास्ट कंप्यूटर्स है और आपके पास इनफाइनाइट मेमोरी है, तो क्या हमें एल्गोरिदम सीखने पड़ेंगे? या अगर आपके पास ये है तब भी आपको एल्गोरिदम सीखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इंसान का जो मतलब नेचर होता है वो क्या है? ऑप्टिमाइजेशन। आपके पास चाहे ना हजारों करोड़ों रुपए आ जाए, आप कभी सेटिस्फाई नहीं होते उससे, राइट? आप चाहोगे कि आप और कैसे ला सको, मतलब कि आप और उसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सको। तो एल्गोरिदम का एनालिसिस जो है वो ऑप्टिमाइजेशन देता है, जो हमें सीखना है कि मेरे पास हजारों वेज है, तो उसमें से मैं कौन सा वे चूज करूँ कि जिससे मुझे बहुत ही अच्छा मतलब बेस्ट आउटपुट मिलेगा, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट एल्गोरिदम इंट्रोडक्शन। नाउ मेरा एक क्वेश्चन और, कि हमें अगर किसी चीज की, किसी एल्गोरिदम की इफिशिएंसी मेजर करनी है तो हम कैसे करेंगे? से आपके पास दो कंप्यूटर है, मतलब ये कंप्यूटर 1 है और ये कंप्यूटर 2 है, और मैं एक एल्गोरिदम लिखती हूँ जो अभी मैं ऐसा जस्ट बोल रही हूँ कि लीनियर सर्च का एल्गोरिदम है। मतलब कि मैंने इसको से एक 1 लाख इनपुट वाला एरे है, मतलब इस एरे की साइज 1 लाख है, और ये एरे जब मैं इस एल्गोरिदम को देती हूँ और मैंने ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि वो मुझे जो आउटपुट दे वो क्या करे, इस एरे को सॉर्ट करे, राइट? मैंने सॉर्टिंग एल्गोरिदम बनाया है। तो मैंने एक प्रोग्राम यहाँ पे लिखा, डिट्टो यही एल्गोरिदम के बेस पे, यहाँ पे भी एक प्रोग्राम लिखा डिट्टो यही एल्गोरिदम के बेस पे। और मान लो कि ये और एक काम करते हैं, ये एल्गोरिदम 1 है और यहाँ पे मैंने एक एल्गोरिदम 2 लिखा। इनपुट मैंने सेम दिया है उसको, 1 लाख वाला, राइट? इनपुट मेरा सेम है, यहाँ पे भी 1 लाख है, तो ये एक एक्स्ट्रा है, ये 1 लाख, राइट? दोनों में इनपुट सेम दिया, लेकिन ये दूसरा एल्गोरिदम है, मतलब ये भी सॉर्ट करने का काम करता है, ये भी सॉर्ट करने का। पर ये कंप्यूटर जो है वो इस एल्गोरिदम इंप्लीमेंट किया हुआ है और ये कंप्यूटर के ऊपर इस एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट कर दिया। अब मुझे क्या देखना है कि फास्टर इनपुट कौन देता है, या फिर कम मेमोरी में कौन काम करता है, राइट? तो ऐसा हो सकता है कि ये कंप्यूटर जो है मेरा i5 है, ये कंप्यूटर मेरा i7 है। हो सकता है कि ये एल्गोरिदम मैंने यहाँ पे रन किया तो ये ज्यादा मतलब अच्छा चलता है, लेकिन एज इट इज रन ऑन अ प्रोसेसर, अ स्लोअर प्रोसेसर, तो ये थोड़ा धीमा है, ये स्लो है और ये फास्टर है। अब ये भी हो सकता है कि इस एल्गोरिदम को मैंने इस हार्डवेयर के ऊपर रन किया तो ये इससे भी ज्यादा फास्टर होता, राइट? हु नोज? तो मैं मैन्युअली टाइम मेजर करके या ऐसी कोई प्रोसीजर फॉलो करके जिस जो हार्डवेयर पे डिपेंड करती है, मैं एल्गोरिदम को मेजर नहीं कर पाऊंगी। तो आइदर मैं बोलूँ टाइम या स्पेस या कुछ भी, वो मैं मेजर नहीं कर पाऊंगी। और कोई भी लोग और कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता है जिनको ऑप्टिमाइजेशन पसंद ना हो। आप ही बोलो कि आपने अगर कोई नया फोन लिया है और आपने कोई एंड्रॉयड ऐप बनाई है और वो ऐप बहुत ही ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है आपके फोन में, या उसको लोड होने में बहुत ही टाइम लगता है, आपने किसी वेबसाइट को ओपन किया और वो लोड होने में 1 घंटा लगा देती है, 2 घंटा लगा देती है, तो क्या आप उसको प्रेफर करेंगे? नहीं करेंगे। तो मुझे कोई एक ऐसी मेथड चूज करनी होगी जो हार्डवेयर पे डिपेंडेंट नहीं है, जहां पे मुझे ऑटोमेशन मिले, मुझे मैन्युअली टाइम और या क्लॉक लेकर नहीं बैठना पड़े। तो ये मेथड जो है वो काम करती है एसिम्प्टोटिक नोटेशन। ये एसिम्प्टोटिक नोटेशंस एक्चुअली में मैथमेटिक्स का पार्ट है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ प्योर एल्गोरिदम। बट ये क्या करता है, ये मुझे फंक्शंस देता है, ये मुझे फंक्शंस देता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इनपुट, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इनपुट्स। तो से मैंने एक लिंक लिस्ट यूज किया है जिसमें n आइटम्स है, जिसमें n आइटम्स है। तो मुझे पता है कि अगर मुझे इसमें से कुछ सर्च करना है, अगर मैं एक एल्गोरिथम लिखती हूँ जो इस पे मैं सर्च करना चाहती हूँ, तो इसका जो भी फंक्शन मिलेगा वो एक्चुअली n के बेसिस पे बढ़ेगा। लाइक जैसे n की वैल्यू ज्यादा होगी वैसे सर्च टाइम बढ़ने वाला है, राइट?
तो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस में हम ऐसे फंक्शंस डिजाइन करते हैं और हम कंपेयर करते हैं उसको कि एक के लिए ये फंक्शन मिला, एक के लिए ऐसा कुछ फंक्शन मिला, तो इन दोनों में से अच्छा फंक्शन कौन सा है, बुरा फंक्शन कौन सा है। बेसिकली हम मैथमेटिकली कंपेयर करेंगे इन सारे फंक्शंस को, राइट। और एक चीज आपको बता दूं, और एक अच्छे से बता दूं, मतलब कि देखो कंपैरिजन जब हम बोलते हैं तो मैं कंपेयर के बारे में क्या बोलती हूँ। जब भी हम कोई 5 या 10 इनपुट है, लाइक से इसमें 10 नंबर्स है एज एन इनपुट इस एरे में, तो इसके बेसिस पे हमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं डिसाइड करनी है, क्योंकि इस छोटे इनपुट के लिए वैसे भी हमें अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी मिलने वाली है। पर यहाँ पे 10 नंबर के बजाय 10 रेस टू 10 नंबर्स है या 10 रेस टू 20 नंबर्स है, बहुत ही बड़ा नंबर है अगर कोई, तो उस केस में अपना एल्गोरिदम बहुत ही इफिशिएंटली काम करना चाहिए। तो ऐसे केसेस में अगर मेरे पास सपोज मुझे पता है कि मुझे इतनी कंपैरिजंस करनी है, तो मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूंगी कि ये नंबर समथिंग 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 1 है, राइट। मतलब ये कौन सा नंबर है, मतलब बहुत ही बड़ा नंबर है, ये हुए लाइक से बहुत ही बड़ा नंबर है, राइट। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 100000000 बोल सकती हूँ, राइट। अगर मेरे पास एक ऐसा नंबर है से n5 प्लस n टाइप का कुछ, तो मुझे पता है कि मेरा जो भी आंसर आने वाला है वो इस टर्म के बेसिस पे आएगा, बिकॉज ये बहुत ही बड़ी टर्म है। इसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट टर्म, सिग्निफिकेंट टर्म, राइट। तो मैं यहाँ पे ऐसा बोलूंगी कि मेरा फंक्शन है वो n के बेसिस पे काम करता है। अब मैंने सिर्फ n स्क्वायर क्यों लिया, मेरा फंक्शन n स्क्वायर के बेसिस पे काम करता है, यहाँ पे मैंने सिर्फ n स्क्वायर क्यों किया वो मैं आपको समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं बात करने वाली हूँ एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के बारे में। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेशन भी रखेंगे जिसमें हम लूप्स की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करेंगे। बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे with asymptotic notation. So I hope you enjoyed this class. Thank you so much.